बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। 20 दिन के आसपास हुए जब एआईएमआईएम ने एक पत्र लिखा था। पत्र था महागठबंधन में एंट्री को लेकर के। जवाब भी आया, लेकिन जवाब वैसा नहीं था जिस तरीके से एआईएमआईएम ने उम्मीद की थी। हमारे साथ अभी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान हैं। पूछते हैं कारण क्या रहा होगा कि महागठबंधन ने चिट्ठी के बदले इतना ठंडा रिस्पांस दिया। अख्तरुल जी, क्या कारण रहा होगा? आपने तो बहुत ही एक तरीके से एनडीए को रोकने की बात को कहते हुए और पत्र लिखा कि भाई एंट्री दी जाए, सेकुलर वोटों को एक रखना है। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि मेरे जीते हुए लोगों को इन लोगों ने छीना है हमसे, उसके बावजूद भी दिल पर पत्थर रखकर सिर्फ वैचारिक तौर पर कि बिहार में इस वक्त बहुत सारी समस्याएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो आप देख ही रहे हैं। रातों दिन इज्जत आबरू लुटती है, गोलियां चलती है, हॉस्पिटल में लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ बेरोज़गारी का मसला है, पलायन रुका नहीं है। यहाँ पर करप्शन का मसला है। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि बिहार में सामाजिक सौहार्द बाकी रहेगा या नहीं रहेगा। बिहार में सांप्रदायिक शक्तियाँ जिस तरह से नंगा नाच नचवा रही हैं, इससे बिहार को बचाना ज़रूरी है। यही वजह है कि दिल पर पत्थर रखकर हमने बहुत ही नम्रता के साथ आग्रह किया कि भाई मुझे गठबंधन में शामिल कर लीजिए। ये मेरा कहीं अकेले से लड़ने में मुझको मजबूरी नहीं है कहीं, है ना। मैं तो सिर्फ एक बड़े मकसद के खातिर, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के सौहार्द के लिए इन लोगों के पास प्रस्ताव भेजा। विधिवत गर्चे उन लोगों का जवाब नहीं आया है, लेकिन मीडिया के तरफ से जो मीडिया के हवाले से जैसी खबरें आ रही हैं, इस मामले में लोग गंभीर नहीं है। गंभीर नहीं हो तो मुझको भी कोई परवाह नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कारवां की फिक्र करो, बिहार के आम जनों की फिक्र करो कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों के आने से दलितों का, पिछड़ों का, अक़लियतों का बड़ा नुकसान हुआ है। इससे अगर बचाना चाहते हो, दलितों की राजनीति करने वालों, पिछड़ों की राजनीति करने वालों, मुसलमानों की वोटों पर राजनीति करने वालों, जरा सचेत हो जाओ कि ये सबसे ज़्यादा उससे प्रताड़ित हो रहे हैं। तो उनसे अगर लड़ना है तो सब लोगों को संगठित हो जाना है। यही वजह मैंने दिया है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये कारवां के बारे में मैं सोच रहा हूँ, कुछ लोग सरदारी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सोचें। मैं अकेले लड़ने में सक्षम हूँ। पिछले इलेक्शन में भी हमने 2020 के इलेक्शन से भी पहले इन लोगों से गुजारिश कर ली थी। अब की बार बिहार की पूरी जनता को हमने गवाह रख दिया है। मीडिया के बंधुओं ने, आपने इस पर बड़ी चर्चा भी करी है। अब यह अगर उस मामले में संजीदा नहीं है तो मैं अकेले लड़ने में सक्षम हूँ। और उसके अलावे मेरा जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस था, मैं उसको फिर से संगठित कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ। आगे देखिएगा। आएंगे, अभी उस सवाल पे भी आएंगे। आपने अलायंस की भी बात कह दी। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आप महागठबंधन में नहीं आए, इसको लेकर के सबसे ज़्यादा बेचैनी किस पार्टी की थी? आरजेडी की, कांग्रेस की, या लेफ्ट वालों की? और अगर बेचैनी थी तो उसका रीज़न क्या था? क्या इस बात का डर है कि एआईएमआईएम अगर महागठबंधन में आती है तो अल्पसंख्यक वोटर आपकी पार्टी से जुड़ जाएंगे? अब भाई सबसे बड़ा घटक दल जो गठबंधन का है वो राजद है। हम तो राजद ही को मेन एड्रेस किए हैं। तो अब राजद अगर संजीदा वो पार्टी होती तो इस पर बात आगे बढ़ सकती थी, लेकिन राजद ही संजीदा नहीं है। क्यों? मैं वही जानना चाहता हूँ, क्यों? इसका जवाब तो आप ही समझ रहे हैं कि राजद ने जो माई का जो फॉर्मूला लोगों को टटा के रखा है, उसको कहीं ना कहीं भय हो लगता होगा। उसको ना कहीं अल्पसंख्यक वोटर आपके तरफ चले जाएंगे, इस बात का हैं भी मेरे पास, चले जाएंगे क्या? मैं ये कहता हूं कि देखो, निर्माण की सामग्री मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने अगर अपनी डिबिया खोल दी, बहुत लोगों के घर जल जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं इसलिए नहीं चाहता कि मैं दुख सह सकता हूं, लेकिन बिहार की जनता के लिए मैं बलि दे सकता हूं। इसलिए मैं नहीं, हर जगह आज मेरे 100 जगह लड़ने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन मैं इतने लोगों पर लड़ाना नहीं चाहता हूँ। मेरे लीडर से भी हमारी बात हुई, अगस्त में आएंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम लोग बात करेंगे। लेकिन हाँ, लड़ेंगे तो फिर अच्छी खासी तादाद में लड़ेंगे। गठबंधन को लेकर हमने बना के अपना थर्ड फ्रंट बनाया, तो फिर उस वक्त सेकुलर वोटों के बिखराव के जिम्मेदार वो लोग होंगे जो लोग आज गंभीरता से मेरे प्रस्ताव को नहीं ले रहे हैं। एक खबर ये भी आई है, अभी चल रही है, आप भी बताएंगे बेहतर उसमें क्या है, कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव में लगभग 50-50 के फॉर्मूले पर चल रहे हैं कि जितना अल्पसंख्यक होगा उतना ही बहुसंख्यक भी होगा। क्या कहना है आपका? इसमें कोई शक है क्या? यही तो हम उन दिमाग के कोड़े लोगों को समझा रहे हैं कि अरे एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है।
दाढ़ी वाले और टोपी वाले किसी शख्स ने इसको लीड किया है तो ये मुसलमान की हो गई क्या? ये सब लोगों की है। हम लोग अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखेंगे कि माइनॉरिटी के 2 आदमी लड़े हम लोग, और नॉन माइनॉरिटी के, अदर बिरादरी के, फॉरवर्ड के, पिछड़ों के, दलितों के लोगों को हम लोगों ने लड़ाया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में हम लोग सारे जाति से, सारे समुदाय के लोगों को लड़ाएंगे इलेक्शन। आपने जिक्र किया अलायंस का, कौन सी ऐसी पार्टियां, कितनी पार्टियों के साथ आप संपर्क में हैं, और ये एक फाइनल स्ट्रक्चर कब तक ले सकता है, क्योंकि वक्त बहुत कम बच रहा है अब? हम लोग देखेंगे। मैं समझता हूं कि अगले महीने में बैरिस्टर साहब को आना है, हम लोग न्योता दे रहे हैं उसको, और उसी में हम लोग फाइनल करेंगे। आपके पास तो पुरानी याददाश्त अगर आपको बाकी हो तो ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस में मेरे कई पार्टनर थे, और वो पार्टनर अभी भी अलग हैं, है ना। तो हम लोग फिर से पुरानी लकीरों को जोड़ने का काम करेंगे और नए लोगों को भी शामिल करेंगे। अभी इंडोर हमारी 1-2 मीटिंग हुई है, हम आगे चलकर इसके बारे में खुलासा आप लोगों की तरफ से करेंगे। एक सवाल ये भी है कि आज प्रशांत किशोर ने किशनगंज मेडिकल कॉलेज का मामला उठाया, एक कदम और वो आगे बढ़े हैं। उन्होंने आरजेडी बीजेपी दोनों को लपेटे में लिया, कई आरोप लगे। आप किस सीमांचल से आते हैं, इस मुद्दे पर और विशेष रूप से मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर आपका क्या कहना है? भाई, मेडिकल कॉलेज के बारे में हम लोग शुरू दिन से जानते हैं कि वो मेडिकल कॉलेज माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है। माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का मतलब है कि ये सिख समुदाय का माइनॉरिटी स्टेटस का कॉलेज है ना। उसमें 2/3 लोग सिख समुदाय के मेंबर होने चाहिए थे, लेकिन दिलीप जायसवाल जी, मैं कहता हूँ लॉर्ड क्लाइव हैं वो, है ना। नवाब अली वर्दी खां के दरबार पर आया वो, तो सर झुका के इतना सलाम किया कि उसकी पूरी चुंगी माफ़ कर दी। ठीक इसी तरह से ये न जाने कैसे उस इंस्टीट्यूट में दाखिल हुआ और आज पूरा उसका करता धरता बना हुआ है। उसमें बहुत सारे लोगों की सहमति है, चूँकि दिलीप जायसवाल जी मीठे बोली के आदमी हैं, मृदभाषी हैं, नरमी से मिलते हैं, उनके अखलाक बड़े अच्छे हैं, है ना। लेकिन अब उनके करतूत क्या क्या हैं, ये तो अभी प्रशांत किशोर साहब ने बहुत सारे मुर्दे गड़े हुए थे, उखाड़े हैं उसने। सीमांचल के कुछ बेगैरत लीडर हैं, बेशरम लीडर हैं, बिकाऊ लीडर हैं, जो लोग उनका तलवा चाट कर लीडरी करते हैं और उनको बोलने की हिम्मत नहीं होती है ना। और ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अरे हाँ, बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, मैं डटाई के साथ कहता हूँ, चूँकि उनके पास चांदी के जूते हैं, है ना। ये जूते का इस्तेमाल वो बहुत बेहतर तरीके से करना जानते हैं, है ना। और आप देखेंगे कि सिर्फ सीमांचल के ही नेता लोग नहीं हैं, है ना। सीमांचल, आप ये बात बताइए ना कि बीजेपी वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन लड़ती है तो हार जाती है, और दिलीप जायसवाल साहब बीजेपी के आदमी हैं, और वो वहाँ पर माइनॉरिटी का वोट 54% है इसमें पंचायत निकायों में, और वो 70% वोट लेके आ जाते हैं। तो ये बिकाऊ लोग हैं, बेगैरत हैं। तभी तो सवाल ये पैदा होता है कि खुल्लम खुल्ला जो पार्टियां मुसलमानों के धार्मिक आस्था के बारे में, धर्मस्थली के बारे में, उसके वजूद के बारे में बात करती हो, जो लोग ये कहते हों यहाँ से गिरिराज जाते हों उनके यहाँ डिनर करते हों, सम्राट चौधरी साहब जाते हों उनके यहाँ डिनर करते हों, अब सब लोग माइनॉरिटी को गालियाँ देकर आते हैं। यहाँ दाढ़ी टोपी देखता है तो बोलता है कि ये पाकिस्तान है क्या, गिरिराज को पाकिस्तान लगता है। गिरिराज जी को ये खबर नहीं है कि भारत को अखंड रखने में ये दाढ़ी टोपी वालों ने ही खड़वट बदलते तो बांग्लादेश का हिस्सा होते, जो सब पाकिस्तान का हिस्सा था। और 7 जो 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स, वो बिहार देश से अलग हो जाता। देश को अखंड रखने में जिस सीमांचल के मुसलमानों ने देश प्रेम का सबूत दिया है, आज वहाँ उनके बच्चे अनपढ़ हैं, बोर्ड के सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, जो सिविल रजिस्ट्रेशन है उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है जन्म मरण का। अगर वहाँ आज लोग अपना आवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो सम्राट चौधरी साहब को इससे भी दिक्कत है। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि केंद्र में सरकार आपकी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके कब्जे में है, फिर बांग्लादेशी आता है तो चूड़ियाँ पहन के बैठे हो क्या, इनको नहीं पकड़ पाते हो, ये सिर्फ उन्माद फैलाते हो। जहाँ तक भाई नटवर लाल का जो मामला ना आपने सुना है, दिलीप जायसवाल जी बड़े नटवर लाल हैं भाई। SIR के मामले पर कल तेजस्वी यादव ने कई सारी बातें कही, महागठबंधन की बैठक हुई, आपकी पार्टी क्या प्रतिक्रिया है? कई सारे आरोप लगाए गए हैं चुनाव आयोग के ऊपर। मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में केस किया है, 7वीं तारीख को जाकर मिला था बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की लीडरशिप में जाकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हम लोगों ने गुजारिश की थी कि जस्ट बिफोर इलेक्शन आप कर रहे हैं, सूटेबल टाइम नहीं है, एक लीड पीरियड में कर रहे हैं, इतना शॉर्ट पीरियड आप दे रहे हैं, इसमें यह काम सही तौर पर नहीं हो पाएगा। और नतीजा हुआ कि जल्दबाजी की शादी, कनपट्टी में सिंदूर, वो मामला हो रहा है, आप देख रहे हैं।
जो कुछ हम लोगों ने कहा था वो हरफ बरफ सही साबित हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ये है कि जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष हो गई है और जिनके भारतीय होने का उनके पास कुछ ना कुछ दस्तावेज है और जिनके गैर भारतीय होने का कोई उसके पास कंप्लेन नहीं है, ऐसे तमाम तर लोगों को वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल कराए और स्मूथ तरीके से इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन का काम नागरिकता तय करना नहीं है। जिस तरह से 11 सबूत इन्होंने मांगे हैं, नानी याद आ जाएगी। जो लोग सरकार में बैठे हैं उनको कहिए कि उनकी जन्मपत्री है उनके पास, है ना। कितने डीएम हैं, कितने एसपी हैं, कितने मिनिस्टर हैं यहाँ पर बिहार में जिनका जन्म प्रमाण पत्र उनके पास हो। 2006 तक सिर्फ 16% ही था हमारा आंकड़ा, और बिहार में जो बोर्ड के सर्टिफिकेट्स हैं वो 14 से 15% लोगों को हैं और 2% लोगों को पासपोर्ट है। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? वो खेतर मजदूर जो दूसरे की ज़मीन पर रहे, वो भूमिहीन जिनके लिए बसेरा 1 बसेरा 2 चला रहे हैं, जिनको अभी तक थाल रखने की ज़मीन नहीं है, उनके पास कोई कागज़ नहीं है, वो बेचारा दलित है, वो बेचारा शेड्यूल कास्ट का आदमी है, शेड्यूल ट्राइब्स का आदमी है, मुसलमान है। वहाँ पर क्या कहते हैं, नॉर्थ बिहार में एक बड़ा हिस्सा है जो लाखों परिवार जो जिनके कागजात बह गए, जिनके घर कट गए, और आज फिर यहाँ तुगलकी फरमान। मैं तो बिहार के चीफ सेक्रेटरी साहब से कहना चाहता हूँ कि अपने डीएम्स को आपने कैसे रोक दिया है। ये लोग कहते हैं कि इस वक्त बेचारों के पास एक सबूत है आसानी के साथ, वो है आवास प्रमाण पत्र, और आवास प्रमाण पत्र से सारे डीएम लोगों ने रोक दिया है लोगों को। किशनगंज में हमारा वो है, पूर्णिया में हमारा है, कटिहार में है, अररिया में है, डीएम लोग वो नहीं बना रहे हैं। और एसआईआर पूरे बिहार के लिए नहीं हो रहा है, लगता है कि सिर्फ सीमांचल के लिए हो रहा है। सीमांचल में हम लोगों को बांग्लादेशी नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के तकरार करने की बीजेपी की आदत हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने कैसे इसको इस अंदाज में ले लिया है ना। इलेक्शन कमीशन को तो न्यूट्रल रहना चाहिए, और सारा फोकस अब मीडिया वाले भी बहस कर रहे हैं कि हमारा 100 में से 120 आदमी का आधार कार्ड बना हुआ है। अरे कब का आपने लिया? सेंसस की रिपोर्ट कब की लिया आपने? 2011 की रिपोर्ट पर आप बात कर रहे हो, तो 2011 से जनसंख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी है? तो जनसंख्या ले तो 2010-11 का, और आज के आंकड़े लेके आते हो। और फिर मामला ये सिर्फ सीमांचल में नहीं है, सीमांचल से बाहर पूरे पंजाब में है, हरियाणा में, हर जगह है। ये बेईमान किस्म के लोग सीमांचल को बदनाम करने के लिए न जाने क्या क्या पैतरे कर रहे हैं। ये तो बहुत खेद और दुख की बात है भाई। कल बिहार की राजधानी में 2 घटनाएं घटी बैक टू बैक। पहली घटना पॉलिटिकल थी, जब सीएम ने इस बात को कहा कि इतनी यूनिट बिजली फ्री देंगे। दूसरी, राजधानी के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में घुस करके 5 अपराधी आईसीयू में घुस करके दनादन गोली मार देते हैं। इन दोनों मुद्दों पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो अभी बिजली का जो टैरिफ है, बंगाल में 2 रुपये 71 पैसे है, यहाँ 6 रुपये है। और मामला ये है कि ये तो सब, और दूसरी बात ये है कि एक तरफ ये बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, इलेक्शन औने पौने जीतना है, लोक लुभावन बातें करनी है। पहले जिन जिन लोगों के गलत बिल आए हुए हैं, एक्सेस बिलिंग जिनकी हुई है, जिनके यहाँ एक लाइट और एक पंखा जलता है और उनका 80-80 हज़ार का बिल आया हुआ है, बिल की त्रुटियों को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, तमाम तर बस्तियों में बिजली नहीं दे पा रहे हैं, बांस के खंभों में बिजली के तार अब भी लटक रहे हैं, बिजली के बिल में करोड़ों का घपला हो रहा है, बिजली के इसने जितने भी बहाल किए हैं लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर, वो तमाम तर लोग बगैर वो लाइन काटते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, पैसा लेते हैं, फिर लाइन जोड़ते हैं, अवैध कलेक्शन करा रहे हैं, इसमें इनके पदाधिकारी शामिल हैं, है ना। तो ये सारा त्रुटि को तो वो दूर करे। ये भी एक लोक लुभावन मसला है। ये स्मार्ट मीटर से लोगों को बचाए। स्मार्ट मीटर की रीडिंग बिल्कुल गलत है, लोग इसमें परेशान हैं, है ना। गरीब बेचारे कहाँ से एडवांस दे पाएंगे? ये सारी त्रुटियाँ पूरी नहीं कर पा रहे हैं। एक लोक लुभावन मामला है। जहाँ तक मामला है कि आप कह रहे हैं पारस में जो घटना घटी है, किसी शायर ने कहा था कि बर्बादी गुलशन के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है, या हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। मामला ये है कि सिर्फ पारस का मामला है, सिर्फ क्या गांधी मैदान में जो हत्या हुई एक बड़े व्यापारी की, क्या उनका मामला है? पूरे बिहार में इस वक्त न इज्जत महफूज है, न ऑफिसों में रिश्वत के बगैर कोई काम हो पा रहा है, न सरकारी हॉस्पिटल में लोगों का इलाज हो पा रहा है, और पुलिस या दहशतगर्दी, पुलिस या गुंडागर्दी हो रही है, शराब के नाम पर वसूली हो रही है। बिहार की नई पीढ़ी के बच्चे
आज स्मैक का शिकार हो गए हैं। 1000 रुपये दे दीजिए, किसी से मर्डर करवा लीजिए। जो स्मैक का शिकार हो गए हैं वो 200 रुपये का पुड़िया खरीदने के लिए अपने माँ बाप की हत्या कर सकते हैं, है ना। स्कूल का सिस्टम बर्बाद कर दिया इन्होंने, कॉलेज यूनिवर्सिटी की गरिमा ख़त्म कर दी नीतीश कुमार ने। क्या बचा है बिहार में? पुलिस का भी इकबाल ख़त्म हो गया है। और बड़ी घिनौनी बात आई है पुलिस के ज़बान से भी, कुछ नेता लोगों के ज़बान से भी, कि आषाढ़ सावन भादों के महीने में किसानों के लोग निकम्मे होते हैं। और वो क्या किसानों के बच्चे चोर और डाकू हैं? ये सारे बड़े लोगों के हैं, ये वर्दी पोषों की पुष्टपनाही पर हैं, ये नेताओं के सफ़ेद पोषों के पनाहों में हैं, ये बड़े बड़े ठेकेदारों के लोग हैं, चाहे ये हायर करते हैं। किसान जो 2 वक्त की रोटी के लिए अपने खेतों में जल रहा है, उनकी तरफ इशारा करते हैं लोग। ये बड़ी बेशर्मी की बात है, बड़ी बेशर्मी की बात है। एक अंतिम सवाल होगा, AIMIM का पुख्ता कदम क्या होगा और कब तक होगा? एक मैं समझता हूं कि अगस्त के महीने में हम लोग अपना नया गठबंधन आपके सामने मिलाएंगे। मतलब थर्ड फ्रंट की नींव आपने रख दी। बिल्कुल अगस्त के महीने में आएगा हमारा। तो ये थे हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान। उन्होंने कई मुद्दों पर बिल्कुल बेबाकी से स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रखा और ये इशारा स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया, एकदम क्लियर कट कह दिया कि बिहार में थर्ड फ्रंट की नींव पड़ेगी। तो उन्होंने वक्त भी बता दिया, अगस्त। अब देखते हैं थर्ड फ्रंट जब आता है तो बिहार में राजनीति की कौन सी तस्वीर सामने आती है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।